डी ट्रिपल एस बी पीजीटी केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट के साथ सबसे बड़ी मुसीबत पता है आपको क्या है कि एक तो भैया इसका सिलेबस काफी वास्ट है, बहुत ही बड़ा सिलेबस जो भी लेटेस्ट में जारी किया ना, इतना बड़ा सिलेबस जारी किया है कि स्टूडेंट 6 महीना तो छोड़ो, अगर वो 1 साल या 2 साल तक भी अच्छे से मेहनत करे तो भी हो सकता है उसका सिलेबस कवर नहीं हो। पहली प्रॉब्लम तो ये। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि यहां पर 3 घंटे के अंदर आपको 300 क्वेश्चन करने होता है, मतलब हर घंटे में 100 क्वेश्चन, मतलब 36 सेकंड के अंदर आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। तो समय है बहुत कम, नंबर ऑफ क्वेश्चन काफी ज्यादा है, और साथ के साथ ही सिलेबस भैया बहुत बड़ा है। और नेक्स्ट बात पता है क्या है, डी ट्रिपल एस बी में जो क्वेश्चन आते हैं ना, बिल्कुल लल्लू पंजो टाइप नहीं आते, ऐसे नहीं आते कि आपने तुरंत टिक 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 कर दे। इनका स्टैंडर्ड भी ठीक ठाक है ना, स्टैंडर्ड भी अच्छा है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है ना। इस वीडियो के अंदर आपकी इन्हीं समस्याओं को मैं यहाँ पर खत्म करने वाला, आप वीडियो को लास्ट तक देखना। आने वाला जो आपका डी ट्रिपल एस बी का एग्जाम है उसके अंदर आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट यहाँ से होने वाला है। अब चलो यहाँ पर अपन देखते हैं। देखो ये बात अब फिक्स हो गई कि डी ट्रिपल एस बी पीजीटी का सिलेबस 100% पूरा कोई भी स्टूडेंट नहीं कर पाएगा, तो उस चीज को आप छोड़ दो, दिमाग से निकाल दो कि नहीं भैया 100% करना ही नहीं है ना। क्योंकि यहाँ पर कम समय के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, वो तभी कर सकते हैं जब आपकी प्रैक्टिस काफी शानदार हो। अगर प्रैक्टिस कम है तो आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि लल्लू पंजो टाइप क्वेश्चन आते ही नहीं, क्वेश्चन भी स्टैंडर्ड आते हैं। तो टॉपिक जो भी पढ़ा हो तो आपने ठीक ठाक पढ़ा हुआ हो, है ना, प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो, है ना, कम समय में एक्यूरेसी के साथ ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाओ। अगर ये सब क्वालिटी आपके अंदर है या आप इसमें इंप्रूव कर सकते हैं तो ही आपके सिलेक्शन के चांस होंगे, अदरवाइज सिलेक्शन के चांस यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, ये आप मान के चलना, ठीक है। तो भैया आप करें तो क्या करें, सिलेबस तो बहुत ज्यादा है, अब टाइम भी बहुत कम है ना। आपका पेपर आ ही गया जुलाई में, है ना, 21, 22, 23 जुलाई का आपका पेपर है ही सही। तो भैया अब इतने कम समय में क्या करना है वो हमको यहाँ पर देखना है। देखो ध्यान देना, जाहिर सी बात है जो 80-10-20 रूल है ना उसको आपको फॉलो करना है। देखो एक बात तो क्लियर है कि हर टॉपिक से बराबर मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आते, किसी टॉपिक से बहुत ही ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और किसी टॉपिक से बहुत कम मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो जाहिर सी बात है हर टॉपिक से जब बराबर मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आते तो जाहिर सी बात है अपन को हर टॉपिक को बराबर वेटेज देना भी नहीं। हमको क्या करना है कि भैया जैसा टॉपिक है जिससे जितने ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं हम उस पर उतना ज्यादा फोकस करेंगे, जिससे जितने कम मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं हम उस पर उतना ही कम फोकस करेंगे। तो ऑटोमेटिकली सिलेक्शन के चांस आपके क्या हो जाएंगे, इंप्रूव हो जाएंगे। तो आपको कैसा पता चलेगा कि आपको किन टॉपिक पर ज्यादा फोकस करना चाहिए और किन पर कम फोकस करना चाहिए, उसी के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस को साथ में लेकर चलेंगे ताकि आपको पता चले कि भाई किस टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। अब एक बात मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ, देखो ध्यान से समझना कि जैसे अगर अपन लास्ट प्रीवियस ईयर पेपर की बात करें तो 2021 का है, उसके बाद 2 पेपर आपके 2018 का है, फिर 2015 का और 2014 के पेपर है ना। तो अगर अपन 2021 के पेपर की बात करें तो 2021 के पेपर का जो पैटर्न था अभी आपके जो डी ट्रिपल एस बी का जो लेटेस्ट सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग है। मतलब 2021 का पेपर पैटर्न बिल्कुल वही था जो भी आपका करंट में सिलेबस है ना। लेकिन उसके पहले का जो पेपर पैटर्न है ना 2021 के पहले का, जैसे 2018 का हो, चाहे 15 का हो, चाहे 14 का हो, वो आपके करंट एग्जाम पैटर्न और करंट सिलेबस पैटर्न से बिल्कुल भी मैच नहीं खाता। इसका मतलब है कि अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस देखें और पहले वाले पेपर को देखें 2018 है ना, 15 और 14, तो अभी बिल्कुल भी मैच नहीं करेंगे। इसका मतलब उनको तो देखना ही बेकार है। तो कुल मिलाकर हमारे पास एक पेपर है केवल 2021 का जिसको हमको देखना चाहिए, जिससे अपन को थोड़ा बहुत आइडिया मिल सके। अब चलो यहाँ पर 2021 के ही पेपर का एनालिसिस है, केमिस्ट्री का टॉपिक है ना। यहाँ पर जो ब्रैकेट में लिख रहा है ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है, तो इसको आप नंबर ऑफ मार्क्स भी मान सकते हो क्योंकि डी ट्रिपल एस बी में एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, इसका मतलब 3 क्वेश्चन है तो 3 मार्क्स के, तो आप इसको मार्क्स मान लो, नंबर ऑफ क्वेश्चन मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब देखो जो है जर्नल फिजिकल केमिस्ट्री यहाँ पर लिखा, देखो कुछ स्टूडेंट की कंफ्यूजन हो सकता है भाई जर्नल फिजिकल केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं। तो देखो जर्नल फिजिकल केमिस्ट्री में जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है ना वो सब आ जाते हैं, है ना। अब चाहे वो मॉल कॉन्सेप्ट हो, चाहे इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट हो, चाहे फिर यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शंस वगैरह हो, टाइट्रेशन वगैरह, है ना। एनालिटिकल केमिस्ट्री का बहुत सारा पार्ट भी ऑटोमेटिक इसमें कवर हो जाता है ना। टाइट्रेशन किसके कितने मोलरिटी के साथ किसकी कितनी रिएक्शन कराए ताकि
न्यूट्रलाइजेशन हो जाए, वो सब भी इसी के अंदर कवर हो जाता है ना। तो आपने पढ़ रखा हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखा हो तो एचकोड क्लासेज एप्लीकेशन पे भैया, अच्छा जिन स्टूडेंट ने पेड कोर्स ले रखा है उनको तो अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब कुछ इसमें कवर हो रहा है। लेकिन जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी कर रहे है ना, उनके लिए क्या हो सकता है कि आप सेल्फ स्टडी करो, बहुत अच्छे से करो। एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन पर जो फ्री ऑनलाइन कोर्स है उसके अंदर भी जर्नल फिजिकल केमिस्ट्री कवर हो रहा है ना, और उसके अंदर सारी चीजें जितने भी कॉन्सेप्ट है, एनालिटिकल केमिस्ट्री का भी बहुत सारा पार्ट उसमें कवर हो रहा है ना, वो आपके ऑटोमेटिक वहां पर हो जाएगा, तो उससे का भी बेनिफिट होगा ना। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 3 क्वेश्चन आए थे पिछली बार, तो जर्नल फिजिकल केमिस्ट्री तो आपको ऐसे भी पढ़ना ही होता है। बात करें जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर है ना, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर से 4 क्वेश्चन है, क्वांटम केमिस्ट्री से 8 क्वेश्चन है, और क्वांटम केमिस्ट्री बेसिक ही रहेगी, इतना हाई फाई नहीं रहेगा। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर और क्वांटम केमिस्ट्री दोनों को मिलाकर देखा तो 12 क्वेश्चन यहाँ पर हो जाते हैं, जो अपने आप में काफी हाई वेटेज टॉपिक बन जाता है। तो इन पर आपको क्या ज्यादा जोर देना चाहिए, है ना। जैसे सॉल्यूशन है, केमिकल काइनेटिक्स है, इनका ठीक ठाक वेटेज है, ज्यादा जोर देना चाहिए। अच्छा, ये टॉपिक पर ज्यादा जोर देने का एक और रीजन है, देखो ये टॉपिक ऐसे है जिनको आप शुरू से पढ़ते जा रहे हो, आपने पूरा 11th 12th स्टैंडर्ड, फिर बीएससी लेवल, फिर एमएससी में शुरू से आपने पढ़े, और अभी जब TSSB की प्रिपरेशन, आप पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तब भी आपने पढ़े। तो ये टॉपिक लगभग हर स्टूडेंट के कंटेस्ट होता है, तो आपको इनके रिवीजन वगैरह पर ज्यादा फोकस करना चाहिए ना। अब बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये भी बिल्कुल वैसा ही टॉपिक है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स हो, है ना, ये वैसा ही टॉपिक है, आपने लगभग पढ़ रखे, तो इनके रिवीजन पर आपको ज्यादा फोकस करना है। लेकिन अब जो है स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स, अब स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स को बच्चा बेसिकली पीजी में क्या है, पीजी के अंदर आकर या एमएससी के अंदर आकर पढ़ता है, और ज्यादातर स्टूडेंट को इसके बारे में एबीसीडी भी पता नहीं होते, समझ में नहीं आता, मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत कम है। देखो लास्ट टाइम इससे एक भी क्वेश्चन नहीं आया, और अगर मान लो आगे आएगा भी, है ना, तो हो सकता है एक आध क्वेश्चन आ जाए। तो मैंने बताया ना कि यहाँ पर सारा पेपर कोई भी अटेम्प्ट नहीं करता होगा स्टूडेंट, और करेगा तो केवल टिक 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 करके आ रहा है, तुक्का लगा के आ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो मान के चलना, देखो सब टॉपिक को ना तो सारा सिलेबस हर स्टूडेंट कर पाएगा, और ना 3 घंटे के अंदर 300 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएगा। तो आपको कुल मिला के एक्यूरेसी पे ज्यादा फोकस करना है। थोड़े बहुत टॉपिक 5-10 छूट भी जाए, 5-1 टॉपिक 6-7 टॉपिक, फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो पढ़ा है वो अच्छे से पढ़ा हो। तो आपने अगर पहले से पढ़ रखा हो तो आप रिविजन कर सकते हो, अदरवाइज इग्नोर आप कर सकते हैं। अब जैसे सरफेस केमिस्ट्री हो गया यहाँ पर, है ना, आप यहाँ पर स्टेट ऑफ मैटर में जैसे सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन आए थे, लेकिन लिक्विड गैसेस से नहीं, लेकिन स्टेट ऑफ मैटर को आपको कंप्लीट ही करना है, बेसिक टॉपिक है ना, हो सकता है अभी इनसे भी क्वेश्चन यहाँ पर आ जाए ना। इसी तरह केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया, ये बेसिक सा टॉपिक है, केमिकल इक्विलिब्रियम का मैक्सिमम पार्ट जर्नल फिजिकल केमिस्ट्री में ऑटोमेटिक कवर हो जाता है, आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। इक्विलिब्रियम आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं, है ना। साथ के साथ ही जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री हो गया, है ना, ये आप इसको देख सकते हैं ना। अब जैसे एनालिटिकल केमिस्ट्री, इसमें एनालिटिकल केमिस्ट्री का वेटेज देखो अच्छा खासा है, 10 मार्क्स का है ना। अब बहुत से स्टूडेंट के यहाँ पर थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है कि सर एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। देखो एनालिटिकल केमिस्ट्री में एक तरफ पूरी टाइट्रेशन आ जाती है, टाइट्रेशन के लिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है ना। जर्नल फिजिकल केमिस्ट्री का जो फ्री ऑनलाइन कोर्स है एचकोड क्लासेज एप्लीकेशन पर, उसमें टाइट्रेशन वाला पार्ट ऑटोमेटिक कवर करवा रखा है ना, तो ऑटोमेटिक वहां पर कवर हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है पीजीटी में कम हो रहा है तो जर्नल फिजिकल केमिस्ट्री नेट वाले कोर्स के देख लेना, वहां से आपके सब कुछ कवर हो जाएगा। बाकी इसके अलावा क्रोमेटोग्राफी वगैरह आप एक्स्ट्रा देख लेना आपका, जिसके अंदर एनालिटिकल केमिस्ट्री कवर हो जाएगा, है ना। आई थिंक समझ में आपके आ गया होगा ना। बायोफिजिकल आप इग्नोर कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने बताया ना, कुछ टॉपिक आप छोड़ भी दोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। देखो ग्रुप थ्योरी अपने आप में काफी ब्रॉड टॉपिक है, और इमेजिनेशन बहुत ज्यादा यहाँ पर करना पड़ता है, इजीली बच्चों के समझ में नहीं आता, ये मान के चलो। तो आपने पहले से पढ़ रखा हो तो आप रिविजन पे फोकस करो, अदरवाइज भूल जाओ ग्रुप थ्योरी नाम की चिड़िया को। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, मेरे हिसाब से कोई डाउट यहाँ पर नहीं होगा। अब पीरियोडिक टेबल हो गया, चाहे केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ये तो बिल्कुल बेसिक से चैप्टर है ही सही, है ना। अच्छा, ये सारे टॉपिक आपको फ्री ऑनलाइन कोर्स में भी मिलेंगे एचकोड क्लासेज एप्लीकेशन, तो डाउनलोड कर लेना भैया एप्लीकेशन, ठीक है। ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री की बात करें तो ये भी आपको कवर करना ही है, ठीक ठाक है ना। 8 क्वेश्चन यहाँ पर है। डी ब्लॉक को देखो अलग से पढ़ो नहीं पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रीजन क्या है कि जो अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल और कोऑर्डिनेशन ढंग से पढ़ लिया ना, तो डी ब्लॉक के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आप ऑटोमेटिक ही कवर कर जाओगे। लास्ट टाइम तो ऐसे भी अलग से क्वेश्चन नहीं था, लेकिन आपको पढ़ने के अलग से नीड नहीं है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा ना। ए ब्लॉक छोटा सा चैप्टर है, आप पढ़ लेना, क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी
हो सकती है। अब बात करें जैसे हाइड्रोजन है, इससे पहले कोई क्वेश्चन है मेटलर्जी से एक क्वेश्चन आया था, लेकिन हाइड्रोजन वगैरह देखो ये बेसिक से चैप्टर है, आप चाहो तो एक बार रीडिंग इन पे लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं अगर समय बचे। लेकिन कम वेटेज है तो आप इनकी प्रायोरिटी लास्ट में रखना। सबसे पहली प्रायोरिटी आपको होनी चाहिए जिनका वेटेज ज्यादा है उन पर ज्यादा जोर देना, उसके बाद आपको समय बच जाता है तो आप इनको भी पढ़ो, है ना, इनकी भी प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत नहीं। हाई वेटेज टॉपिक की ज्यादा रिवीजन करना है ना, उनके प्रैक्टिस पर ज्यादा आपको फोकस करना है। लो वेटेज टॉपिक को एक बार देखो, छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको सीधा सीधा क्या करना है, देखो जीओसी, स्टीरियोकेमिस्ट्री, रिएक्टिव इंटरमीडिएट, रिएक्शन मैकेनिज्म और ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन एफजीआई, अगर ये आप करते हो तो 23 क्वेश्चंस लास्ट में आए थे, है ना। और मैं आपको बता रहा हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आते हैं ना, मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो इन्हीं टॉपिक्स आते हैं, है ना। तो इसका बेनिफिट क्या होगा कि जब आप ऐसे पढ़ते हो तो 4-5 टॉपिक में सारी ऑर्गेनिक खत्म होगी, है ना। दूसरा तरीका क्या होता है, जब सिलेबस अपन उठाते हैं तो सिलेबस में ऐसे मिलता है हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये एल्कोहल, फिनोल, ईथर्स वगैरह, एसिड वगैरह, तो आप देखो ये कितने सारे चैप्टर्स हो गए, कितने सारे चैप्टर हो गए। ये इतने सारे चैप्टर आप अलग अलग पढ़ लो फिर भी कोई गारंटी नहीं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे। लेकिन अगर आपने इस सीक्वेंस में पढ़ा है तो आपको ऐसे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इस सीक्वेंस में ये सब ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है। फिर चाहे क्वेश्चन कैसे भी आ जाए आप उसको अटेम्प्ट कर पाओगे। देखो उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर्स इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं ना। जैसे जीओसी में सारे बेसिक कॉन्सेप्ट कवर हो जाते हैं, है ना। फिर स्टीरियोकेमिस्ट्री में बेसिक ही होते हैं, फिर रिएक्टिव इंटरमीडिएट, रिएक्शन मैकेनिज्म, है ना। अब जीओसी पढ़िए तो आप इंटरमीडिएट को इजीली समझ पाओगे, रिएक्शन मैकेनिज्म को इजीली समझ पाओगे, ये सब पढ़े तो फिर आप फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन को आसानी से समझ पाओगे, जिसमें मैक्सिमम रिएजेंट कवर हो रहा है, ठीक है ना। तो कुल मिला के इंटरकनेक्टेड है। फिर चाहे वो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, किसी भी टॉपिक से आ जाए, वो इजीली अटेम्प्ट हो जाता है ना। एच गोड क्लासेज में तो स्टूडेंट को सबसे ज्यादा बेनिफिट ही इसी वजह से होता है ऑर्गेनिक में, क्योंकि हमने ऐसे पढ़ा ही नहीं रखा, हमने ऐसे पढ़ा रखा है। तो एक बार जब बच्चा पढ़ता है ना तो उसको सब कुछ A to Z क्लियर हो जाता है, उसको ऑर्गेनिक समझ में आ जाती है, रटनी नहीं पड़ती है ना। तो अगर आप पेड कोर्स के स्टूडेंट है तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। लेकिन अगर आपने पेड कोर्स ज्वाइन नहीं कर रखा हो तो भी फ्री कोर्स भी अगर आप ज्वाइन करते हो तो फ्री कोर्स में भी उसमें आपको ऐसा ही कंटेंट मिलेगा इसी सीक्वेंस में, तो आपको काफी बेनिफिट होगा ना। तो आपको ज्वाइन कर लेना फ्री कोर्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखो पॉलीमर अब छोटा सा चैप्टर है, लेकिन वेटेज आप देख सकते हो कितना हाई है ना। तो कुल मिलाकर आपको पढ़ना चाहिए, ऑर्गेनिक को छोड़ने लायक है ही नहीं। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ बिल्कुल इजी सा छोटा सा चैप्टर है। पेरिसाइक्लिक अब आपको टाइम है लास्ट में तो आप पढ़ो, अदरवाइज इग्नोर कर दो ना, क्योंकि पेरिसाइक्लिक थोड़ा सा बड़ा चैप्टर हो जाता है, वेटेज काफी कम है तो आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फोटो केमिस्ट्री आप देख सकते हो, अदरवाइज इसमें क्या मिक्स कर रखा है ना, जैसे फोटो इनऑर्गेनिक हो गया, ऑर्गेनिक फोटो हो गया, है ना, फोटो केमिस्ट्री और रेडिएशन, मतलब इसमें इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिकल फोटो केमिस्ट्री को मिक्स कर दिया भैया, तो अपने आप में काफी बड़ा चैप्टर हो जाता है ना। तो बेसिक जो फोटो है ना वो तो केमिकल काइनेटिक्स में ऑटोमेटिक कवर हो जाते हैं लास्ट में, है ना। तो आप इसको अलग से नहीं भी पढ़ोगे तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, वो लास्ट में जो कवर होते हैं उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। क्लियर है ना। तो आपके पास समय है तो लास्ट में देख सकते हो, नहीं है तो आप इसको भी छोड़ दो। इसको छोड़ते अपने आप में आपका बहुत सारा बर्डन खत्म हो गया। आई थिंक क्लियर हो गया होगा ना। ऑर्गेनिक सिंथेसिस से समय है तो आप देखो, अदरवाइज इसको भी इग्नोर कर सकते हो। लास्ट टाइम तो सिंगल क्वेश्चन यहाँ से नहीं था। इसी तरह से देखो बायो ऑर्गेनिक है तो देख लेना, बायो मॉलिक्यूल तो छोटा सा चैप्टर होता है ना। वेटेज भी यहाँ पर आप देख सकते हो अच्छा खासा है, तो आपको इस पर ज्यादा जोर देना चाहिए। इजी चैप्टर है, बहुत इजीली कवर कर सकते हो। इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक में है ना आपको नैनो केमिस्ट्री और ग्रीन केमिस्ट्री आप देखोगे जिसमें लगभग सारा कवर हो जाएगा, है ना। बाकी आप पढ़ो मत पढ़ो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, आप केवल इन दो टॉपिक को पढ़ लेना जिसमें ऑलमोस्ट सारा यहाँ पर कवर हो जाएगा। तो आई थिंक सब कुछ आपके समझ में आ गया होगा, है ना। स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप देख सकते हो बेसिकली यूवी, आईआर, एनएमआर, मास और ये है, तो ज्यादा कुछ भी नहीं था। आप यूवी, आईआर, एनएमआर देख लेना, लेकिन लास्ट में इस पर फोकस करना जब आपके पास समय बच रहा हो, आपने बाकी चीजें कवर कर ली हो। अदरवाइज इतनी बड़ी स्पेक्ट्रो पढ़ने के बाद भी आपको पता चलेगा कि थोड़े बहुत क्वेश्चन इससे आएंगे, ज्यादा नहीं आएंगे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। अब एचगोड क्लासेज एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना। ये जो सिलेबस है इसमें से बहुत सारे टॉपिक आपको केवल फ्री ऑनलाइन कोर्स में मिल जाएंगे। इसके लिए आपको 1 रुपया पे नहीं करना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ, छोटी सी अमाउंट पे कर सकते हैं तो आप पेड कोर्स पर जा सकते हो, टिल एग्जाम वैलिडिटी या फिक्स वैलिडिटी, है ना। टिल एग्जाम वैलिडिटी कोर्स की जो वैलिडिटी रहेगी वो ये आपका जो एग्जाम होगा जुलाई में, यहाँ तक नहीं रहेगी, बल्कि इसके बाद जो
2024 वाली वैकेंसी है ना, उसका जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक रहेगा। मतलब ये एग्जाम तो कवर होगा, इसके बाद वाला एग्जाम भी इस कोर्स में कवर हो जाएगा ना। बाकी आपको चाहिए कुछ पर्टिकुलर मंथ के लिए तो आप फिक्स वैलिडिटी पर जा सकते हैं, कुछ भी नहीं चाहिए तो आपके लिए सबसे अच्छा कोर्स कौन सा है, फ्री। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। और ये जो पूरी पीडीएफ है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये हमने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, तो आप डायरेक्ट इसको वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लेना। थैंक यू।